मैं कि कह रहा था कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके बीच में इस तरह से ऑनलाइन ही आकर, क्योंकि मैं मशीन बन गया हूं और वक्त ही नहीं होता। सुबह 6 बजे उठते हैं, तब से काम शुरू कर देते हैं और रात के 11 बज जाते हैं। तो बीच में प्लान करना, दूर तक जाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। दिल्ली में ही नहीं जाता हूँ। इस ऐसा नहीं है कि मैं अरुणाचल नहीं आया, बल्कि जिंदगी में कभी नहीं आया। ये कितना अच्छा मौका था मेरे लिए आने का, जो मिस कर गया मैं। लेकिन आप लोगों ने इतने उत्साह से बुलाया है, ऑनलाइन भी मुझे सुनने के लिए आए हैं, मुझे एक्स्ट्रा खुशी हो रही है। ये अच्छा लगा कि पत्रकार हैं जो इस पेशे को लेकर सोच रहे हैं। जब भी आपको देखता हूं, खुद को देखता हूं, बार बार लगता है कि हम पत्रकार, आप पत्रकार कब तक पत्रकार के रूप में इस प्रोफेशन में बचे रहेंगे। हमें बचे रहना दिया जाएगा और टिकने दिया जाएगा, क्योंकि पत्रकार की लड़ाई अब इंडिविजुअल बैटल की लड़ाई बैटल हो गया है। मेन स्ट्रीम के जितने भी जर्नलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर जर्नलिज्म जो है वो लगातार बंद होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसके फॉर्म बदलते जा रहे हैं। जो जर्नलिज्म नहीं है मगर जर्नलिज्म सा कुछ है। और लेकिन मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस का एक फायदा ये होता था कि एक करियर का ग्राफ होता था, बहुत सारे मॉनिटरिंग सिस्टम होते थे, जहां अच्छा रिपोर्टर आप स्टेप बाय स्टेप बनते जाते थे और धीरे 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 आपका विजन, होराइजन, प्रोफेशनल स्किल ब्रॉडन होता था। तो एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म था, वो अब बंद हो गया है, बंद सा हो गया है। और ज्यादातर जगहों पर अब जर्नलिज्म नहीं हो रहा है। न्यूज़पेपर भी इस तरह से पब्लिश हो रहे हैं कि जैसे प्रेस रिलीज छप कर आ गई हो, और जो हैंडआउट्स दिए जा रहे हैं, हैंड ओवर किए जा रहे हैं, वो छप जा रहा है। अखबार की अपनी अब खबरें कम होती हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर को देखें, उसमें अपना इन्वेस्टिगेशन, उसकी अपनी न्यूज जिसको ओन करता हो, इस तरह के न्यूज इंफॉर्मेशन बहुत कम हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात के लिए माफी भी मांगता हूं कि मुझे एक ही भाषा ठीक से आती है, अंग्रेजी आती नहीं। लेकिन कोई ट्रांसलेट कर देता है तो मैं उसे पढ़ देता हूं, मगर इसका मौका नहीं मिला। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करता रहूं, ताकि आपके भीतर आपको उतनी दिक्कत ना हो, क्योंकि हम दूर हैं तो कई बातें मिस कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर भी स्टेट डिपार्टमेंट्स के भीतर जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, खबरों को नहीं ला रहे हैं। रिप्रेशन का डर इतना बढ़ गया है, और वो एक्चुअल में बढ़ गया है। फोटोग्राफी, कैमरामैन, इन सबको स्टेट के डिपार्टमेंट के भीतर आने से मना किया जा रहा है। दिल्ली में भी फोटोग्राफर बता रहे हैं कि वो सेंट्रल विस्टा की तस्वीरें नहीं ले सकते हैं, कि किस तरह से वो बन रही हैं। अंत में एक दिन तस्वीरें जो सरकार की तरफ से जारी होंगी, वही आपके पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के रूप में रह जाएगा। आप सेंट्रल विस्टा के को बनते हुए आप नहीं देख पाएंगे। प्रधानमंत्री ने 8 साल तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और अब मंत्री भी नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री तक भी नहीं करते हैं राज्यों में। सबने एक दूसरे से सीख लिया है और सब इस सिस्टम में एडजस्ट कर चुके हैं। वो क्या करते हैं कि एएनआई जो न्यूज एजेंसी है उसको बुलाते हैं और उसको बाइट दे देते हैं। कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही है। सवाल पूछने का जो एक पब्लिक अपॉर्चुनिटी हम जर्नलिस्ट के पास हुआ करता था, कि कहीं किसी ऑर्गेना किसी इवेंट में मिनिस्टर को पकड़ लिया, पूछ लिया, उनके दफ्तर में जाकर इंटरोगेशन किया, मिनिस्टर भी जवाब देने से पहले अधिकारियों से बात कर रहे हैं, फिर हमें ऑफ रिकॉर्ड मिलता था, जानकारी मिलती थी। तो हम एक खबर बनाते थे जिसमें बहुत सारे शेड्स होते थे न्यूज के, कि पता चलता था। पब्लिक और जर्नलिस्ट एक कांस्टेंट डाउट की प्रक्रिया में रहते थे, और ये बहुत ही चेक एंड बैलेंस का काम करता था। पर अब क्वेश्चन पूछने की अपॉर्चुनिटी बंद हो गई है। व्हेन जर्नलिज्म इज टू डाई, it's always the question that dies first. Question is dead in India. Questioning is dead in India. Since there is no question, there is no answer and no accountability. पत्रकारों के पास जर्नलिज्म करने के लिए केवल इवेंट हैं, आउटसाइड इवेंट, और स्टेटमेंट बचे हैं नेताओं के, जो उनसे स्लिप होते हैं और वो डेलिबरेटली देते हैं। उसी को लेकर डिबेट होता है, उसी का ओवर इंटरप्रिटेशन होता है। इससे क्या हो रहा है कि पब्लिक स्पेस में अब आप देखेंगे कि एक नया जॉनर आ रहा है। वो रिसर्च का होता ही है कि जब आप इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं,
तो पब्लिक स्पेस में एक आर्काइव बनता है, एक रेफरेंस पॉइंट बनता है, सवाल जवाब से भी एक रेफरेंस पॉइंट बनता है, जो फ्यूचर की अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपने इस मसले पर ऐसा कहा था, अब तो ऐसा कहा नहीं, तो अब तो आप बोल नहीं रहे हैं, तो किसी तरह की आर्काइविंग या फिर फ्यूचर अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने का जो बेस है, बेसमेंट है, वो नहीं बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है सब जगह है, डिजिटल में भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स में भी है, और आप देख रहे हैं कि सब नॉलेज के रिप्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन में चले गए हैं। कोई इमरजेंसी का हिस्ट्री बता रहा है, कोई गांधी के मर्डर की हिस्ट्री बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुतुब मीनार को लेकर इतिहास बताना शुरू कर देता है, कोई लिंकन की कहानी बताने लग जा रहा है, तो कोई वर्ल्ड वॉर की कहानी बता रहा है। ये एक नया जॉनर है जो अभी तक केवल ज्योग्राफी और हिस्ट्री चैनल जैसे न्यूज नेटवर्क के पास हुआ करते थे, जो बताने के लिए बहुत इन्वेस्ट करते थे, बड़े बड़े हिस्टोरियन को लाते थे, यूनिवर्सिटी के साथ ऑथेंटिकेट करते थे। अब उसको हाईजैक कर लिया न्यूज चैनल ने, जिसमें एंकर ही अपने हिसाब से हिस्ट्री का कुछ भी दाएं बाएं, लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी बोल रहा है। अब उनके इस तरह के कंटेंट से आप देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह वगैरह सब ओवर फ्लडेड हो चुके हैं। डिजिटल भी इससे नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है कि पब्लिक टीचिंग का की कोई इस देश में यूनिवर्सिटी खुल गई है, अब यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं। एक हद तक ये सब ठीक है कि आप इतिहास के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि इसके जरिए आप जर्नलिज्म को रिप्लेस कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। 8 साल बहुत लंबा वक्त होता है मोदी सरकार के लिए, और इस सरकार के दौर में जो भी हुआ उससे रिसर्च कर कोई नॉलेज प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, कोई हिस्ट्री नहीं बता रहा है, कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि इनकम डिस्क्लोजर स्कीम आईडीएस जब आप 2016 में लाए थे, बिटवीन जून एंड सितंबर, जब काला धन को, ब्लैक मनी को व्हाइट कर ही लिया था, तब फिर डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ? और डिमोनेटाइजेशन की बात होती है, लेकिन ब्लैक को व्हाइट करने वाले आईडीएस स्कीम की बात नहीं होती है। तो हम रिसर्च कर रहे हैं, वो हिस्ट्री का रिसर्च कर रहे हैं, मगर ये सारी चीजों का रिसर्च नहीं कर रहे हैं जिससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, क्योंकि तब रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए अब जर्नलिस्ट जो हैं वो दुनिया के 10 मोस्ट पावरफुल लीथल टैंक की स्टोरी सुनाने में लग गए हैं। तो ये काम हो रहा है। पत्रकार, जर्नलिस्ट का काम है इंफॉर्मेशन लाना, रॉ इंफॉर्मेशन लाना, और उस इंफॉर्मेशन के जरिए सिस्टम के भीतर, पावर स्ट्रक्चर के भीतर जो कॉन्ट्राडिक्शन उभर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी जो स्कैम को बेरी किया जा रहा है, उसको अनर्थ करना, ये उसका काम है। तो अब क्या हो रहा है कि पुराना इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक स्पेस में नहीं लाया जा रहा है। ये काम अकेले एंकर से नहीं होता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे रिपोर्टर चाहिए। जो ऑर्डर टॉप पे, जो सिस्टम टॉप पे डिमोलिश किया गया है, वही अब नीचे तक जाकर पहुंच गया है कि लोअर लेवल पे कोई ऑफिसर ना ऑफ रिकॉर्ड ना ऑन रिकॉर्ड बात ही नहीं करता है। वैसे भी खबरें अब कम कम छपती हैं, लेकिन जब कभी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट देखता हूं, उसमें गवर्नमेंट का साइड वर्जन होता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि रिपोर्टर पूछ नहीं रहा है, वो एक लाइन की बात होती है कि हमने पूछा, हमने ईमेल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि जैसे ही वो जवाब देंगे एक एक ट्रैक बनता चला जाएगा उस तरह के जवाब का, और उस जवाब के कॉन्ट्राडिक्शन से अकाउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस निकलने लग जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने रास्ता चुना है कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो होगा क्या? रिपोर्टर पूछ रहा है, जवाब मिल नहीं रहा है। तो एक कमरे में आप बैठे हैं जहां एलईडी बल्ब तो जल रहा है, मगर देखने के लिए वहां कुछ भी नहीं है। वही हाल न्यूज़पेपर का है, रोज छपकर आता है मगर खबर नहीं होती है। न्यूज़पेपर एक तरह से सभी मीडिया के लिए ओपन सोर्स का काम करते थे, न्यूज चैनल के लिए भी, यूट्यूबर्स के लिए भी, और तरह तरह के क्रिटिक, जो सोशल क्रिटिक हैं सोसाइटी में, जो गवर्नमेंट और पॉलिसी को लेकर एंगेज करते हैं, उनको एक बेस मिलता था न्यूज़पेपर से। पर अब वहां भी न्यूज नहीं है। तो न्यूज़पेपर में न्यूज नहीं है, न्यूज चैनल में न्यूज नहीं है, वीडियो वायरल के कंटेंट को लेकर उस स्पेस को भरा जा रहा है, तो आधा काम बंद हो चुका है। इसलिए आप देखिए कि हिस्ट्री और डिस्कवरी चैनल के
कि एक बहुत ही घटिया रिप्लेसमेंट के रूप में हमारे न्यूज चैनल बन गए। हिंदी फिल्म है एक जख्मी, इसका एक गाना है, उसकी एक लाइन है, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। मीडिया आजकल यही गाना गा रहा है, जमीन की खबर नहीं है, लोगों को चांद पर ले जा रहा है। पब्लिक के माइंड से जर्नलिज्म का मीनिंग जो है, उसकी मीनिंग बदली जा रही है। जब भी प्रोपेगेंडा थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, दुनिया की 10 पावरफुल मिसाइलों की कहानी शुरू हो जाती है, या किम जोंग उनकी कहानी शुरू हो जाती है, या पुतिन जो है वो घोड़े पर बैठकर आने लग जाते हैं, ताकि लोगों को ये इल्यूजन रहे, भ्रम रहे कि जिस जर्नलिस्ट को देख रहे हैं, जिस एंकर को देख रहे हैं, उसके पास बहुत इन्फो है, इंफॉर्मेशन है, वो हिस्टोरियन है। मैं इसे हिस्टो जर्नलिज्म कहता हूं, जो हिस्टीरिया भी है इसमें और हिस्ट्री भी है। तो हिस्ट्री और हिस्टीरिया को मिलाकर ये जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो हिस्टो जर्नलिज्म। एंकर जो है वो सवाल नहीं पूछ सकता, वो रिसर्च और हिस्ट्री के नाम पर आपको कहानी सुना रहा है, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं। इस सो कॉल्ड रिसर्च ओरिएंटेड जर्नलिज्म को समझने की बहुत जरूरत है। कई बार ऐसे प्रोग्राम देखता हूं जिसे देखकर लगता है कि दर्शक को नर्सरी के व्यूअर और रीडर्स को नर्सरी के क्लासरूम में बुलाया गया। वहां खबरों को क्या होता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी के रूप में पेश किया जाता है। इतना ब्रेक कर दो कि न्यूज का सेंस ही गायब हो जाए, इंफॉर्मेशन की सेंस ऑफ अर्जेंसी गायब हो जाए। इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखा कीजिए, इससे पता चलता है कि न्यूज मीडिया ने अपने व्यूअर्स की क्या हालत कर दी है। 20 साल में अपने व्यूअर्स का क्या मतलब थिंकिंग डेवलपमेंट, उसकी थिंकिंग फैकल्टी को डेवलप किया है, बल्कि वो खत्म कर दिया है और इस हालत पर ले आया है कि उस दर्शक को जो न्यूज है उसे पीपीटी के फॉर्म में बताया जाता है। हर बड़ी खबर की 10 बड़ी बातें बताई जाती हैं। किसी इवेंट या न्यूज को इतना डिवाइड और कैटेगराइज किया जा रहा है कि पता नहीं चलता कि आप न्यूज देख रहे हैं। पहले स्पीड न्यूज आया जिससे न्यूज का सेंस गायब हो जाए। अब जो न्यूज बच गया है उसके भीतर स्पीड लाया जा रहा है और स्पीड लाने के लिए उसे डिवाइड एंड कैटेगराइज किया जा रहा है। ये एक नया फॉर्मेट है। कहने को किसी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि नई बात तो नहीं है ना, उसे नई बात कहनी है उसे रोज। वो हिस्टोरियन नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन इन सब का वो रोल प्ले कर रहा है क्योंकि रिपोर्टर ही खत्म कर दिया गया है और कोई जर्नलिज्म नहीं करना चाहता है। तो इन सारी चीजों के जरिए जो आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, जो 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसके स्पेस को फिलअप किया जाता है। खाली स्पेस को भरने के लिए एंकर क्या करेगा, अचानक किसी क्रांतिकारी का डेट ऑफ बर्थ बता देता है। आप बैठे हैं देखने के लिए कि सरकार से क्या अकाउंटेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एंकर है किसी क्रांति का डेट ऑफ बर्थ, क्रांतिकारी का जन्मदिन बता रहा है, उनके बारे में 2-4 और बातें बता देता है। ये वैसे ये बहुत अच्छा है कि वो क्रांतिकारी को याद कर रहा है, लेकिन जिसे आप बहुत अच्छा कह रहे हैं उस प्रोसेस को समझिए, वो अच्छा नहीं है। वो क्रांतिकारी इसलिए बना था, जिसकी याद हो रही है, तो वो क्रांतिकारी इसलिए बना क्योंकि उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेशन के खिलाफ आवाज उठाई। क्यों वो आवाज उठाई? कि आने वाले हिंदुस्तान में लोकतंत्र का सपना, ड्रीम ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो रियलाइज हो सके। आप उस क्रांतिकारी की कहानी इसलिए बता रहे हैं ताकि लोकतंत्र का गला घोंटने वाले, जो डेमोक्रेसी को स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं, ऐसी सरकारों से सवाल करने से बच जाएं। आप उसका डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं और नेशन को, अपने व्यूअर को गिल्ट में डाल देते हैं कि वो क्रांतिकारी को भूल गया था। कितना बड़ा अपराध है, इस एंकर को ही याद है, ये कितना महान है। जो पत्रकार, जो जर्नलिस्ट पत्रकारिता के धर्म की रक्षा नहीं कर सके, वो धर्म की क्या रक्षा करेंगे? जो अपने प्रोफेशन के रिलीजन को, एथिक्स को डिफेंड नहीं कर सके, वो रिलीजन के डिफेंडर बने हुए हैं। इस आयरनी को हमें समझने की बहुत जरूरत है। जो जर्नलिस्ट है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, साइकोफेंसी कर रहा है, चाटुकारिता कर रहा है, लेकिन चाहता है
चाहता यह है कि जनता जो है, दर्शक जो है, व्यूअर जो है, वो उसे जर्नलिस्ट के रूप में देखे। चाहता वो जरूर है कि सोसाइटी में उसका रेस्पेक्ट एज अ जर्नलिस्ट हो, लेकिन काम जर्नलिज्म का नहीं करेगा। ये उसी तरह की बात है कि आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मगर आपको ऑपरेशन करने नहीं आता, आप ऑपरेशन करने नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आला लगा के शहर में घूम रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं, बड़े बड़े सर्जन हैं। तो वो जर्नलिस्ट चाहता है कि उसे भांड ना समझा जाए। ये हिंदी का वर्ड है भांड, मतलब आप उसको अंग्रेजी में क्या ही बोले हम। जो बार्ड सोते थे, वो हालांकि बार्ड बहुत अच्छे होते थे ये सब, तो वो जो तारीफ में गाते थे कि राजा जी आप महान हैं, आप जग गए तो सूरज निकल आया, आपके सोने के बाद ही सूरज डूबने जाता है। तो जर्नलिस्ट नहीं चाहता कि वो जनता उसे भांड समझ ले, इसलिए वो जर्नलिस्ट कहलाने के लिए कभी कभी क्या कर रहा है, कभी कभी वो ऑपोजिशन के स्पेस में जाकर क्वेश्चन करता है, लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट के स्पेस में आता है, क्वेश्चन करना भूल जाता है, डर के मारे नहीं करता है या जैसे भी नहीं करता है, और उसकी जगह पर वो सुनाने लगता है इतिहास की कहानियां, इमरजेंसी की 100 कहानियां। आपको क्या करना है यह भी बताऊंगा, लेकिन आपको यह भी जानना है कि एंकर आपको बता रहा है कि वीडियो गेम के खतरे से कैसे बचा जाए। यह जर्नलिज्म का एक पार्ट है, लेकिन यह जर्नलिज्म तो नहीं है। वो आपको बताने लग जाए कि आप थक जा रहे हैं तो कौन से विटामिन खाएं, ये जर्नलिस्ट का काम नहीं है। किसी क्रांतिकारी का डेट ऑफ बर्थ बताने लगे, लेकिन आपको याद ही ना दिलाए कि सरकार ने 2016 में जून से लेकर सितंबर तक ब्लैक मनी को व्हाइट करने की स्कीम लाई थी। क्यों लाई थी? जब उसने कहा था कि हम एक एक पैसा पकड़ेंगे, तो क्यों 45% टैक्स और पेनल्टी के बाद बाकी पैसा मोर देन 50% और 50% पैसा ब्लैक मनी का व्हाइट करके दिया गया? इस पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जिस तरह से आसमान अनंत होता है, द स्काई इज लिमिटलेस, उसी तरह से पाताल, उसकी भी कोई सीमा नहीं होती, पाताल भी अनंत होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जर्नलिज्म का जो डिक्लाइन है वो हर दिन एक नए बेंचमार्क को टच कर रहा है। हमारे एक स्कूल टीचर थे जो कहा करते थे, नरेश मोहन झा, कि जो पढ़ने वाला छात्र होता है वो अलग होता है, जो नहीं पढ़ने वाला छात्र होता है वो अपनी मेज को, टेबल को बहुत सजा कर रखता है, कॉपी बुक्स को ब्राउन कवर बहुत अच्छे से टाइडी रखेगा, नीट एंड क्लीन रखेगा, वॉल पे रूटीन चिपका देगा कि मंडे को हिस्ट्री पढ़ना है, ट्यूसडे को केमिस्ट्री पढ़ना है, ये सब करेगा, मगर पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन इससे उसका इंप्रेशन हो जाता है कि बहुत पढ़ता है, और सोने के समय बल्ब जला देता है, तो लोगों को लगता है कि वो रात भर पढ़ रहा है। इसी तरह जैसे जैसे न्यूज रूम से खबरें, न्यूज जो डिसअपियर हो रही हैं, गायब हो रही हैं, अकाउंटेबिलिटी के क्वेश्चन भी गायब हो रहे हैं। स्टूडियो की चमक जो है, आप देखेंगे ब्राइटनेस, ग्लिटरिंग, ये सब बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। स्क्रीन पर ग्राफिक्स एलिमेंट आ रहे हैं, कलर ब्राइट होते जा रहे हैं, और एंकर का कपड़ा डिजाइनर होता जा रहा है। खुद डिजाइनर कपड़ों में समाया हुआ पत्रकार सवाल पूछने वालों को डिजाइनर कहता है। एंकर मैन्युकिन की तरह खड़ा हो रहा है, जैसे दुकान, कपड़े की दुकान के बाहर जो एंकर खड़ा होता है, बोलता ऐसे है जैसे सरकार का रोबोट हो। ऐसा इसलिए वो करता है कि उसके पास कुछ है नहीं जर्नलिज्म के बारे को लेकर, उसके पास सब सिर्फ कपड़े बचे हैं, अच्छे ग्राफिक्स एलिमेंट बचे हैं, बढ़िया ड्रेप किया हुआ सूट, बढ़िया सूट है, टाई का कॉम्बिनेशन अच्छा है, चश्मे का फ्रेम अच्छा होगा, बैग अच्छा होगा, कई तरह का एंकर और एंकरानियां हैं, उनके आप कपड़े देखेंगे तो सब डिजाइनर जैसे लगते हैं। उन्हें इतना सजा दिया जाता है, मेल और फीमेल दोनों को, कि कई बार लोग इसलिए भी देखते होंगे कि ये सजे कैसे, लेकिन उस सजावट से, उस ब्यूटिफिकेशन से ये आपको पता नहीं चलता है कि वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो झांसा दे रहे हैं। वैसे जैसे आप मैरिज में जाते हैं, दूल्हा दुल्हन कितने सजे धजे लगते हैं, ब्राइड और ग्रूम, लेकिन उससे कहां पता चलता है कि दूल्हा बाद में कितना बदमाश निकलेगा, वो लाइफ पार्टनर के रूप में कितना घटिया निकलेगा। इंडियन मेल बहुत सारे होते हैं, अब तो अच्छे इंडियन मेल भी होने लगे, लेकिन यूट्यूब में आप देखें या डिजिटल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें तो कथा चल रही है, कथावाचक आ गए, स्टोरी टेलर आ गए। वे अब सरकार से पॉइंटेड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं,
क्वेश्चनिंग के बजाय रीडर्स को, व्यूअर्स को, पब्लिक को एक नैरेशन के फ्लो में ले जाते हैं। एक तरह से मैं इसे कहता हूं कि डिसेप्टिव मॉडल ऑफ कैप्टिव जर्नलिज्म है ये। अनोखी अनोखी कहानियां चल रही हैं, शायरों को बुलाया जा रहा है, हिस्टोरियंस को बुलाया जा रहा है, ताकि मीडिया का जो स्पेस है जहां न्यूज होना चाहिए वो उनसे भर दिया जाए। मिनिस्टर को बुलाकर सवाल नहीं हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर से सवाल नहीं हो रहा है, खबरों को इन्वेस्टिगेट, डिस्कवर नहीं किया जा रहा है। पूरा मॉडल ये है कि सब्सक्राइबर का बेस बढ़ाओ, फिर प्रोडक्शन ऐसा करो कि खूब चमक धमक हो। जब तक आपको समझ आए कि कुछ तो देखा नहीं, नया विजुअल एलिमेंट धूम धाम ढैन ढैन करते हुए आ जाता है, नए नए टेक्स्ट आ जाते हैं, स्पीड बढ़ा दिए जाते हैं, और स्क्रीन को, जो न्यूज का स्क्रीन है, उसे क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड में एंकर बदल दिया है। अब वो चलने दौड़ने लगा है और चौक से लिखने लगा है, जैसे वो पढ़ा रहा है। खुद सरकार का पढ़ाया हुआ वो आपको पढ़ा रहा है, लेकिन ये इंप्रेशन देना चाहता है कि वो टीचर है। वो केवल ऑपोजिशन से सवाल करता है, सरकार से नहीं कर पाता, फिर जनता से सवाल करेगा और वो पूरे ब्लैक बोर्ड को भर देता है। लगता है तो ठीक है, हमारे व्यूअर जो हैं और रीडर हैं, अगर इस डेली इंसल्ट को नहीं समझ रहे हैं, उसे न्यूज समझ कर देख रहे हैं, फाइन, लेट देम सी। तो एक तरह से आप देखिए कि प्रोपेगेंडा जो है वो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में है। ये अमेरिका में भी कोई आदर्श स्थिति नहीं है, वहां भी बाइडेन और ट्रंप को लेकर देखिए तो आप ट्रंप, बाइडेन की बहुत आलोचना लिबरल मीडिया नहीं कर रहा है, वो चुप हो जाता है, वो ट्रंप की आलोचना में ही लगा हुआ है, तो वहां भी बहुत अच्छा नहीं है। तो जब से जो जर्नलिज्म है प्रोपेगेंडा करने लगी है, तब से आप देखेंगे कि अब इंडिया के जर्नलिज्म में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ इन सब का डिफरेंशिएशन मिट गया। मुझे अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अफसोस है, होना चाहिए, लेकिन एक गेस कर सकता हूं कि आपके वहां यहां भी अब चीजें बहुत मुश्किल हो गई होंगी। रिपोर्टिंग और क्वेश्चनिंग बंद हो गए होंगे, हर जगह रिपोर्टर का सिस्टम बंद किया गया है। जो रिपोर्टर हैं, आप देखिए बड़े चैनलों का मैं बता रहा हूं कि उनसे रिपोर्टिंग नहीं ली जाती, उनकी नई रिपोर्ट नहीं होती है, अपनी रिपोर्ट जो सरकार को ऑफ गार्ड पकड़ ले, लगे कि हां किसी को खबर लग गई, ये प्रोसेस बंद हो गया है। अब तो कोई ये सवाल सोशल मीडिया पर भी नहीं लिखता कि प्रधानमंत्री ने 8 साल से ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, पूरे इलेक्शन में प्रेसिडेंट जो बनने वाली हैं, उनका कोई स्पीच नहीं है, उनका कोई इंटरैक्शन नहीं है। अगर होता तो उस इंटरैक्शन के जरिए, उनकी बातों के जरिए हम लोग भी, आम लोग भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। ये सिर्फ विधायक और सांसदों के क्लब का चुनाव बनकर रह गया। दुखद है, ठीक है, उन्हीं का अधिकार है, लेकिन बोलने से आप वाइडर पब्लिक को भी लेकर आते हैं, जिनके रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो हम हर दिन सवालों को हार रहे हैं, जो क्वेश्चनिंग का बैटल है हम डेली हार रहे हैं, और पत्रकारिता जो है, जर्नलिज्म हर दिन खत्म हो रही है। तो स्टेट पावर ने मेन स्ट्रीम मीडिया को कुचल दिया। इसलिए इस इल्यूजन में मत रहिए कि डिजिटल मीडिया कोई ओपन स्पेस है और ये बच जाएगा। आज डिजिटल स्पेस को एल्गोरिदम से कंट्रोल किया जा रहा है, आप जानते हैं, बल्कि बहुत लोगों को अभी पता नहीं। ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत तेजी से डिजिटल मीडिया अब खत्म हो रहा है। ये केवल भारत में नहीं, अमेरिका, सब जगह है। हर पत्रकार को अब लगता है अपना एक मॉडल बनाना होगा, और वो इस मीडियम से उस मीडियम में शिफ्ट करता जा रहा है। आप देखिए, टीवी से निकलकर यूट्यूब में आ रहा है, यूट्यूब से निकलकर फेसबुक में जा रहा है, फेसबुक से निकलकर ट्विटर पे जा रहा है, और ये सारा इंडिविजुअली कर रहा है। आप हर फ्लड के समय, हर बाढ़ के समय माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, कहां तक करेंगे? एक दिन आप उस फ्लड से घिर जाएंगे, बाढ़ से ही घिर जाएंगे। तो इसलिए बहुत चैलेंजेस हैं डिजिटल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, मीडियम के हिसाब से भी हैं और प्रोफेशन के हिसाब से भी हैं। थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन है, अंतर है, मगर सेम। फिर भी डिजिटल मीडिया में अभी जर्नलिज्म का फॉर्म अभी बन रहा है, कब तक बनने दिया जाएगा पता नहीं। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर रिसोर्स बहुत कम है, अपने ही दम पे कर रहे हैं, कम पैसे में कर रहे हैं।
डिजिटल जर्नलिस्ट जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कफोर्स की तरह हो गया है, जिनके पास लगता है कि कोई राइट्स नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कब पुलिस उठा कर ले जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी लड़ाई बहुत कम लड़ता है, कभी कभी लड़ता भी है। वैसे भी अभी असम में किसी ने मैसेज किया कि 2 पत्रकारों को पुलिस उठा कर ले गई। खैर हमारे पास रिसोर्स नहीं था कि ये खबर सही है या नहीं है, पता करें। या इतनी सारी खबरें आ रही हैं कि किसी में जुबैर में जितनी चर्चा हुई वो भी बाकियों ने, बाकी चैनलों ने तो नहीं किया ना। बाकी किसी गोदी मीडिया के न्यूज चैनल ने जुबैर को लेकर एक जर्नलिस्ट के राइट को डिफेंड नहीं किया। तो ये वो जर्नलिज्म है जो जर्नलिज्म के राइट्स को डिफेंड नहीं करता। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो जर्नलिज्म की लड़ाई लड़ने के लायक अब नहीं बचा है, इसलिए भी आपको अब सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे कि डिजिटल जर्नलिस्ट पे ज्यादा हमले हो रहे हैं, क्योंकि वहीं पर लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से मौजूद हैं, डेमोक्रेटाइज्ड। कोई कहीं भी है, किसी जिले में है, कोई किसी शहर में है, वहां से उस रियलिटी को एक्सपोज कर दे रहा है। इसलिए उस पर रिप्रेशन, अटैक ज्यादा बढ़ गया हो गया है। पावर की बहुत नजर है, तो डिजिटल जर्नलिस्ट को केस में फंसा देना, मार देना, जेल में डाल देना रूटीन होता जा रहा है। कब आप पर यूएपीए लग जाए पता नहीं। बहुत तेजी से ये स्पेस भी टीवी और न्यूज़पेपर की तरह श्रिंक करता जा रहा है, अंत में खत्म कर दिया जाएगा। रास्ता हमारे पास वहीं बचेगा जहां से जर्नलिज्म की शुरुआत हुई थी, कॉफी हाउस से, क्लब से, चैटिंग क्लब से, और पैम्फलेट और इस तरह के पोस्टर से। इसका अभ्यास हमें शुरू से अभी से कर देना चाहिए कि न्यूज़पेपर केवल अखबार डिजिटल स्पेस में मत लिखिए, बल्कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के स्पेस में भी ले जाइए अपने न्यूज को। एक दिन हम सबको यही करना पड़ेगा। अगर आपको लिखने नहीं दिया जा रहा है तो आप चाय की दुकान पर जाकर किसी एक आदमी को बता दीजिए, किसी खेत में चले जाइए जहां कोई किसान धान रोप रहा है, खेती कर रहा है, उसे बताइए कि जर्नलिस्ट को क्या क्या दिक्कत है, हम आपको बताना चाहते हैं। आप किसी सड़क पर चल रहे हैं, कोई आपके साथ साथ चल रहा है, आप उसे 1 मिनट के लिए बता दीजिए कि हम लोग ऐसा ऐसा है, आप क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं। और उसे एजुकेट कीजिए कि न्यूज़पेपर और टेलीविजन में न्यूज का मर्डर हो चुका है, उसकी हत्या हो चुकी है। आप जो अखबार, न्यूज़पेपर, टेलीविजन देख रहे हैं, उसे पैसे दे रहे हैं, सोच समझ कर दीजिए, देखिए कि इसमें जर्नलिज्म है या नहीं है। इस वक्त एक आदमी भी 1 करोड़ दर्शक के बराबर है, और सारे सजग नागरिक को, जो भी अटेंटिव सिटीजन है, उसे ये काम करना चाहिए। बस अपना काम बहुत मेहनत से कीजिए, ईमानदार बने रहिए, और बाकी लोगों के एंगेजमेंट के अलावा हमारे पास कोई दूसरा अधिकार बचता नहीं है। लेकिन जो दुनिया भर में ट्रेंड चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि जर्नलिज्म किसी मीडियम के स्पेस में बचने वाला है, क्योंकि अटैक बहुत ज्यादा है। पर मानता हूं, मेरा बिलीव है कि कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता अगर वहां जर्नलिज्म नहीं है। कोई भी समाज जिंदा नहीं रहेगा अगर पत्रकारिता नहीं रहेगी। ये जो जुल्म है, रिप्रेशन है, केवल जर्नलिस्ट पर नहीं होगा, बाद में लोगों पर होगा। तब यही लोग जो आज एक नेता के लिए किसी जर्नलिस्ट की हत्या और जेल जाने पर ताली बजाते हैं, अपने बीच से यही लोग जर्नलिस्ट को पैदा करेंगे। ये उनका कर्स है, ये उनका अभिशाप है। यही लोग जो पत्रकार को ट्रोल कर रहे हैं कि तुम नेता से सवाल क्यों करते हो, एक दिन गिड़गिड़ाएंगे कि इस देश के पत्रकार कहां हैं और क्यों नहीं है इस देश में पत्रकार, कोई बोल क्यों नहीं रहा है। टेक्नोलॉजी का तंत्र जो है, सिस्टम, उससे आप जितना भी कंट्रोल कर लीजिए, आपको वेबसाइट बंद करा दीजिए, सरकार बहुत खुशी खुशी बताती है कि हमने इतने बंद करा दिए, पर हमें नहीं मालूम कि उसमें कौन से ऐसी भी वेबसाइट हैं जिसके जरिए कोई जनता की आवाज उठा रहा था। मैं मानता हूं कि जब तक हम ह्यूमन के भीतर, मुंह में जीभ है, जुबान है, हमें स्वाद और बोलने का चस्का तो लगा ही रहेगा। हम बोलने की कोशिश तो करेंगे ही। अंत में यही कहूंगा कि मैं हिंदी प्रदेश का पत्रकार हूं, उसमें भी पूरे जीवन में 2-3 प्रदेशों का ही अनुभव है।
मुझे इस जीवन से इस बात का अफसोस है कि मशीन की तरह काम करता रहा तो समय नहीं मिला इस देश को देखने का। बहुत सुंदर देश है, आप लोग जैसे लोग हैं, देखता मिलता तो अच्छा रहता, पर उम्मीद है कि ईश्वर कभी कुछ और वक्त देगा मुझे इस देश को देखने और समझने के लिए। इसलिए मैं निराश नहीं हूं, इसलिए आप भी निराश ना रहें, बल्कि उम्मीद इसी में है कि हम कम से कम यही समझ जाएं कि हमारे सामने जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। अगर हम ये समझ जाएं तो विकल्प आएगा। अभी भी विकल्प का बनना, ऑल्टरनेटिव का बनना पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। भले ही वो विकल्प बनते हैं, मिट जा रहे हैं, लेकिन एक बीज के रूप में, एक सीड के रूप में जर्नलिज्म बची हुई है। कभी तो खेत लहलहाएंगे, मतलब पूरी फसल आएगी खेतों में। हमारा सपना यही होना चाहिए, वरना फसल नहीं आएगी तो त्योहार हमारे खत्म हो जाएंगे, त्योहार हमारे खत्म होंगे तो संस्कृति, कल्चर हमारी खत्म हो जाएगी। फिर जो आपने मुझे तोहफा दिया है, उस तोहफे के बहुत सारी चीजें त्योहारों से, फेस्टिवल से रिलेटेड हैं, एक जगह की आइडेंटिटी से रिलेटेड है, वो सब खत्म हो जाएंगे। हम सब एक तरह से खत्म कर दिए जाएंगे तो हम बचेंगे नहीं। इसलिए ऐसा आप या कोई भी समाज अंत में होने नहीं देगा, ये मेरी उम्मीद है, और ये सपना सबको देखना चाहिए। जरूर मैं उम्र के कारण थक गया हूं, ज्यादा काम करने के कारण, लेकिन आप लोग नौजवान हैं, जोश के साथ काम कीजिए और अपनी आंखों में सपनों को लेकर चला कीजिए। अरुणाचल प्रदेश के आप पत्रकारों से मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली की तरफ मत देखिए। ये आपका स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए कि आप दिल्ली की तरफ नहीं देखेंगे। जो दिल्ली अपने आप को नहीं देख सकती है, उसकी तरफ आपको नहीं देखना चाहिए। दिल्ली में लोगों ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, इसलिए आप दिल्ली की तरफ मत देखिए। अब वो दिल्ली नहीं है जो झंडा लेकर रामलीला मैदान में चली जाएगी। अब वो दिल्ली है कि जो तिरंगा लेकर भी आवाज उठाएगा और उसकी हत्या होगी तो चुप रह जाएगी। इसलिए उस दिल्ली की तरफ आप मत देखिएगा। आप अपना मॉडल बनाइए। जब तक आप में जवानी की ऊर्जा बची हुई है, कुछ करने की ऊर्जा बची हुई है, कुछ नया कीजिए। हो सकता है भले ही आपसे वेबसाइट छीन लिए जाएं, ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए जाएं, इंस्टा छीन लिए जाएं, रोज 4 लोगों को बस में बैठ के कहानी सुनाकर चले आइए घर, और उसके बाद कुछ और काम कीजिए। अपने समाज को लगातार इन्फॉर्म करने की ये जो कोशिश है, ये जो जुनून है, उसको बचा कर रखिए, उसको रोज ज्यादा कीजिए। अपने भीतर सूचनाओं की जो समझ है, इंफॉर्मेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको और बेहतर करते चलिए। मेरी बात मान लीजिए, इस दिल्ली में कुछ भी नहीं बचा है आपके लिए, केवल झूठ बचा है। आप दिल्ली की तरफ देखेंगे तो झूठे हो जाएंगे। अपने सच को बताना है तो अपनी तरफ देखिए, अपने भीतर देखिए, दिल्ली की तरफ मत देखिए। अपने भीतर की आवाज सुनिए। आप सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे पास वक्त इतना ही है। आपने मुझे इतना वक्त दिया, मुझे सुना, मैं बहुत गदगद हूं, बहुत ही आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। काश मैं अंग्रेजी में बोल पाता तो आप लोगों तक मेरी बात और भी अच्छे से पहुंच जाती, पर ठीक है, हम ऐसे ही एक दूसरे को समझते रहते हैं। भाषा बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार दिल का हाल इशारों इशारों में हो ही जाता है और हम एक दूसरे को समझ ही लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के पत्रकारों ने मुझे इतना प्यार दिया, पूछा। मैं जिस राज्य से आता हूं उस राज्य के पत्रकारों ने कभी मुझे नहीं पूछा, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना पूछा। मैं बहुत ही दिल से आभार प्रकट करता हूं आप सभी का। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और सर, जाते जाते मैं जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है, तो प्लीज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओवेशन दे दीजिएगा। आपने इतना प्यार दिया मुझे। और सर, हम भी आशा करेंगे कि आप जिस तरीके से काम करते आए, हमें जैसे आप प्रोत्साहित करते हैं वैसे ही करते रहिए और खुश रहिए सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।